आइए आज हम अपने जो हमने इतिहास सीरीज की अब तक 3 श्रृंखलाएं पूरी की, उस श्रृंखला की चौथी सीरीज जो चौथा सेट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं हरि द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है, महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी। तो इसमें इन्होंने जैसे दे रखा है बुद्ध के जन्म के, यानी बुद्ध का जन्म हुआ था उसके पूर्व जो मानव रूप था, और उनके जो आध्यात्मिक पुत्र के रूप में बोधिसत्व, फिर बोधिसत्वों की संगिनी के रूप में देवी तारा, और चौथा जो है भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी श्री लक्ष्मी की जो पूजा है वो इसमें नहीं होती थी। ये कब से प्रारंभ हुई, तो ये आगे जाके प्रारंभ होगी गुप्त काल के पीरियड से। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। तो जैसे पहला इन्होंने दे रखा है, 2 या 3 छेद वाले तख्त सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था। सौराष्ट्र स्थित भगत राव नदी के किनारे स्थित है। तो जो सौराष्ट्र है वो जो तीसरा कथन है ये असत्य कथन है, ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्न में कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं था। यानी जैन धर्म का जो पतन हुआ उसमें कौन सा कारण नहीं है, ये प्रश्न है। तो ये इसमें हो जाएगा कि उनके नैतिक धर्म संहिता का जो अतिवाद है तथा धार्मिक अनुशासन, ये कारण नहीं था। अब चौथे प्रश्न की ओर चले तो इसमें है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख हुआ है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में है, तो कामंदक नीति शास्त्र हो जाएगा। यानी जो कामंदक हैं ये किसके समय के हैं, ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यानी उसके पिछले सेट में जैसा कि हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था उसके दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्नों में से एक ये व्यक्ति हो जाएंगे, और उसमें से प्रमुख जो व्यक्ति नवरत्न रहेगा वो रहेगा कालिदास, जिसकी सबसे प्रमुख कृति रहेगी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वो ये है कि ह्वेनसांग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता। ह्वेनसांग तो जैसे कान्यकुब्ज का, नालंदा का, प्रयाग का। अब कान्यकुब्ज जो है वो आज का कन्नौज है, नालंदा जो है जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था वो है, और प्रयाग जो है वो है आज का जो इलाहाबाद था, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो ये तीनों नामों का उल्लेख ह्वेनसांग के ग्रंथ में मिलता है। और ह्वेनसांग के बारे में यदि हम बताएं तो ह्वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आएंगे, 642 ईस्वी तक भारत में रहेंगे, 12 वर्ष तक ये भारत में रहे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर वहाँ अध्ययन प्राप्त किया। उस समय का जो शासक है तो वो कन्नौज का शासक कौन रहेगा, हर्षवर्धन रहेगा। और हर्षवर्धन के बारे में ये लिखेंगे कि जब जो हमारे यहाँ कुंभ महोत्सव होता है तो वो प्रयागराज में जैसे होगा, तो उस समय हर्षवर्धन क्या करता था कि अपनी जो संपत्ति या उसके पास जो भी होता था उस समय वहाँ पे, तो उसको दान दे देता था। इसका विवरण इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से इन तीनों स्थलों के बारे में कौन, ह्वेनसांग जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी किस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इनमें से कोई नहीं। चौथा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। अब मंदसौर जो है वो एक अभिलेख है। अब इसे प्रशस्ति इस वजह से कहा गया क्योंकि इसमें क्या है, प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा, जो राजा होगा उसकी प्रशंसा की गई होगी। तो इसके जो लेखक हैं वो है रवि शांति। यानी इस, जैसे हमने अभी एक कुछ दिन पहले जो वाला जो सेट था उसमें पढ़ा कि एक प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में है, तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में है। और उसी तरीके से मंदसौर प्रशस्ति जो है इसके रचयिता जो है रवि शांति हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है, राजेश्वर के निम्नलिखित ग्रंथों में से भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। यानी राजेश्वर, तो इसका हो जाएगा काव्य मीमांसा। यानी काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसमें भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इसका वर्णन है।
8वां जो प्रश्न है वो है अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमार्थ एवं शासन हर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है। तो एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके रचयिता जो या लेखक की बात करें तो वो है विष्णुगुप्त चाणक्य, या जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। और ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो इसके बारे में यदि हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब ये जो परिमार्थ और शासनहर है ये कहा जाता था किसको? राजदूतों को। अगला जो प्रश्न है वो है कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निसृष्टार्थ शब्द का प्रयोग है, इसमें से ये किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये किसको कहते थे? तो ये कहा जाता था संदेश वाहकों को, यानी जो संदेश पहुंचाने वाले हैं उनको कहा जाएगा, संदेश वाहकों को। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण लिखा। अब राष्ट्रकूट के बारे में कौन यात्री लिखेगा? तो इसमें होगा अल मसूदी, यानी भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये 3 तरीके के होंगे। एक होंगे यूनानी, एक होंगे चीनी, एक होंगे अरबी। तो जो अरबी यात्री है अल मसूदी, उसने राष्ट्रकूटों के बारे में जानकारी दी। अब जो अगला प्रश्न है वो है कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ ने शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी शुंग जो है उनके बारे में पता चलता है। तो इसका हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, यानी इसमें जो शुंग राजकुमार है उनकी और मालविका राजकुमारी के प्रणय कथा के बारे में इन्होंने एक तरीके से जानकारी दी है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी मिल रही है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर वराह मिहिर की वृहद संहिता, यानी जो वराह मिहिर है वो एक तरीके से प्राचीन काल के क्या है, साइंस के लेखक कहे जा सकते हैं। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो पारसी पोलिस के बेहिस्तून अभिलेख द्वारा, यानी जो दारा प्रथम है ये कहाँ के शासक है? तो ये हैं मध्य एशिया की तरफ के शासक, या एक तरीके से हम कहें ईरानी जो शासक थे उस प्राचीन काल के। तो उनके बारे में इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के विवरण प्राप्त होता है, इस अभिलेख का रचयिता कौन था? यानी एहोल अभिलेख, तो इस अभिलेख से जानकारी अगर देखें तो वो ये मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। अब इसका जो रचयिता है वो है रवि कीर्ति। और बाणभट्ट के बारे में यदि बात करें तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी क्या थे? कवि थे या लेखक। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता, अब जो ऋग्वेद है उसमें जो वर्णित सभ्यता है ये क्या थे? खाना बदोश या घुमंतू सभ्यता लगती है। क्यों? क्योंकि ये अपने पशुओं के चरागाह की तलाश में इधर से उधर क्या करते रहते थे? भटकते रहते थे, या इधर से उधर चारागाह की तलाश में जाते रहते थे। मतलब इनका जो जीवन है वो एक तरीके से एक स्थान पर स्थित नहीं था। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। और जो ऋग्वैदिक काल है तो ये प्रारंभिक वैदिक का एक तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं। ये कब से कब तक रहा होगा? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, उसके बाद उत्तर वैदिक। अब अगला जो प्रश्न है वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी, तो बहुविवाह जो है वो किस में प्रचलित था? तो केवल राजवंश में, या जो उच्च वर्ग है जो राजवंश का वो है उसमें प्रचलित था, और ये भी उत्तर वैदिक काल में, ना कि ऋग्वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण 4 वेदों में से किस एक का भाग है? शतपथ ब्राह्मण के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का। मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद का दो पार्ट होंगे, एक हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, एक हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो एक पार्ट है, भाग है, वो है शतपथ ब्राह्मण।
वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, किंतु यह व्यवस्था किस पे बेस्ड थी? तो ये वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है। यानी एक जो व्यक्ति है, जो ऋषि है, वो कहता है कि मैं क्या हूँ, एक तरीके से अध्यापक हूँ, लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, और मेरे घर में मेरा जो पुत्र है, पत्नी है, वो क्या है, एक तरीके से वैश्य भी है, शूद्र भी है। अर्थात जो पुत्र है वो क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो इस वजह से उसको वैश्य कहा गया। पत्नी जो है वो क्या कर रही है, वो काम कर रही है दूसरों के घर में, तो इसलिए उसको शूद्र कहा गया। अर्थात एक ही घर में तीन जो वर्ण है उनके लोग हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो विभाजन है वो किस पे बेस्ड है, कर्म पे बेस्ड है, कि कर्म के आधार पर यह डिसाइड होगा कि कौन किस वर्ण से है। वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृत का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके बारे में यदि हम इसकी मुख्य स्रोत देखें तो वो हो जाएगा संहिता। वैदिक काल के सभ्यता तथा संस्कृत का मुख्य स्रोत, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। हालांकि इसमें अगर कभी कभी संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथ दे दिया जाए तो वो भी वो हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य स्रोत अगर पूछा गया है तो ऋग्वेद है। अगर केवल स्रोत पूछा जाए तो ये जो संहिता है, संहिता में आ जाएंगे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और उसके साथ साथ जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? तो इसमें इन्होंने ये कहा कि आर्य प्रकृति पूजक थे, आर्य प्राकृतिक शक्तियों की दया और कृपा के आकांक्षी थे, आर्य एकेश्वरवादी थे। तो एकेश्वरवादी जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर्य जो है कई देवताओं की पूजा कर रहे हैं और ज्यादातर देवता जो है प्रकृति पे बेस्ड है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? तो ये जो जीवन था ये पशुचारण पर निर्भर था। वेदों तथा उपवेदों की कुल संख्या कितनी है? अब इन्होंने वेद और उपवेद के बारे में पूछा, तो 4 वेद हैं और उनके 4 उपवेद हैं, तो इस तरीके से कितने हो गए? 8। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। मुख्य रूप से पहले 3 वेद ही माने गए हैं। वेद त्रयी काफी प्रसिद्ध शब्द है, वेदों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया चौथा वेद है। यानी जो चौथा वेद होगा अथर्ववेद होगा, और इसमें जो हमारी जानकारी होगी वो ये होगी कि जादू टोना वशीकरण किस तरीके से क्या हो रहा है, या जो चिकित्सा व्यवस्था के बारे में है, तो वो जानकारी हमें मिलती है किससे? अथर्ववेद से। तो इस तरीके से आज हमने ये जो हमारे 25 प्रश्न की सीरीज थी वो कंप्लीट की। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।